ये शायद मेरी खुशकिस्मती थी कि कबीर बिल्कुल उस वक्त घर के अंदर आया जब मेरे ऊपर इल्जामों के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मैं जैसे कटघरे में खड़ी, सर झुकाए बुरी तरह रो रही थी और आरिशा आंटी का पारा इस तरह हाई था कि वो चिल्लाते हुए मुझे बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी कि जो कुछ उस रात मैंने समन को कहा है वो सच है। वो इंसान दरवाजे में ही खड़ा रह गया। आरिशा आंटी और कबीर की चाची नेहा आंटी और कबीर के चाचा का बेटा, जो कि अभी सिर्फ 12 साल का था, वहां पर मौजूद थे। और इधर-उधर नौकरों की लाइन लगी हुई थी। सभी लोगों को कटघरे में खड़ा किया गया था, लेकिन मैं साफ देख रही थी जो सर झुकाए रो रही थी और मुझे इस हालत में रोता हुआ देखकर उसका दिल पिघल गया था। फौरन अंदर आते हुए आगे बढ़कर उन्हें हेलो कहता आरिशा आंटी के गले लग गया था। जब आरिशा आंटी ने सारी बात को भुलाते हुए अपने बेटे का माथा चूम लिया था। मेरी जान, तुम ऐसे अचानक आ गए? वो उसे पूरे 3 दिन के बाद देख रही थी। जी, आपको बताया था कि मीटिंग है तो 1-2 दिन दूसरे शहर में रहना पड़ेगा। सबसे मिलने के बाद उसने पलटकर मुझे देखा था और आरिशा आंटी को एक बार फिर मेरा ख्याल आ गया था। इससे पहले कि वो मेरे बारे में उसे कुछ बताती, कमरे से आते हुए आमिर खान को देखकर सारे नौकर एक-एक करके गायब होने लगे थे और वो भी अपने पोते को देखकर चमक उठे थे। आरिशा आंटी ने एक बार फिर बात करना शुरू किया था। पापा, आप जानते हैं कि ये लड़की इस घर में रहते हुए कौन से चांद चढ़ा चुकी है? इसने समन को खुद बताया कि ये प्रेग्नेंट है। और आमिर खान के चेहरे के रंग उड़ गए थे। वहीं कबीर खान को भी एक झटका लगा था मेरे बारे में ये बातें सुनकर। बहू, तुम जानती हो कि तुम क्या कह रही हो? आमिर खान की आवाज में हैरानी थी, भरम था, एक रौब था, एक असर था जो इस वक्त पूरी हवेली पर छाया हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ पापा। आप चाहें तो समन से पूछ लीजिए। समन बताओ। आगे बढ़कर वो उनके इशारे करने की देर थी। समन फौरन आगे बढ़ने लगी, लेकिन उसकी बात सुनने से पहले एक अजीब तरीके से आमिर खान ने एक नज़र कबीर खान के चेहरे पर डाली थी और उसने ना के इशारे में सर हिला दिया था। उनके चेहरे पर सेटिस्फेक्शन फैल गया था। वो तो खुद हैरान परेशान था। मेरे बारे में ऐसी बात सुनकर उसे सच में हैरानी हो रही थी और इस वक्त बच्चों की तरह रोती हुई मेरे ऊपर उसे बहुत तरस आ रहा था। जी बड़े साहब, इसने खुद मुझे बताया था कि इसे लगता है कि ये माँ बनने वाली है और अब मैडम के पूछने पर ये बिल्कुल खामोश खड़ी, मुझे झूठा साबित करने पर तुली हुई हैं। और आमिर खान की सख्त आवाज ने समन को कांपने पर मजबूर कर दिया था। तुम जानती हो, वो बच्ची है अभी, उसकी उम्र ही क्या है समन? अगर उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकल गई थी तो बात को इतना बढ़ाने का क्या मोटिव था? जाओ वापस। और निशा, तुम भी जाओ, बच्चे अपने क्वार्टर में। उन्होंने मुझे वापस भेज दिया था। और नेहा आंटी मुंह बनाकर उठ गईं। पता नहीं पापा, इस लड़की की इतनी साइड क्यों लेते हैं? उन्हें हमेशा से यही बात परेशान करती थी कि आमिर खान की मैं आंखों का तारा क्यों हूँ। मैं नौकर होने के बाद भी वो कभी भी मुझे किसी काम में कसूरवार नहीं ठहराते थे और ना ही उन्हें अच्छा लगता था। वो किसी भी वजह से मुझे कुछ नहीं कहते थे, जबकि वो नौकरों की छोटी छोटी बात पर अच्छी खासी छानबीन करते थे और ये कोई आम बात नहीं थी। नेहा आंटी को उठकर अपने पोषण में जाने के बाद आरिशा आंटी भी अपने कमरे में चली गई थी। ये क्या सुन रहा हूँ मिस्टर? क्या तुमने निशा के साथ कोई रिश्ता? उन्होंने वहां पर अपनी बात को अधूरा छोड़ दिया और कबीर ने पलटते हुए लैपटॉप वाला बैग संभाला था। दादाजी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसे शर्मिंदगी ने घेरा हुआ था। तो फिर निशा को समझाओ, उसकी थोड़ी सी गलती हवेली में वो तूफान ला सकती है जिस तूफान से डरने के लिए मैंने आज तक उसकी हैसियत को छुपा रखा है। उसे अपनी जबान को संभाल लेना चाहिए। और कबीर हाँ के इशारे में सर हिलाते हुए उठकर अपने कमरे में चला गया। उसकी थकावट का ख्याल करते हुए दादा ने भी बात को और नहीं बढ़ाया था और चुपचाप उठकर अपने कमरे में चले गए। अब डिनर के वक्त ही
सबकी मीटिंग होनी थी और अगर दोबारा इस तरह की कोई बात छिड़ जाती तो वो संभाल लेते। हवेली के 2 पोर्शन थे और दोनों भाई अलग-अलग पोर्शन में रहते थे, जबकि दोनों भाइयों की इकलौती बहन रिया, मतलब कि आमिर खान की इकलौती बेटी, शादी करके विदेश में जा बसी थी। उनके बड़े बेटे साहिल खान की जवानी में ही डेथ हो चुकी थी। हार्ट अटैक की वजह से साहिल खान की अचानक मौत ने आमिर खान को तोड़कर रख दिया था, लेकिन फिर भी वो मजबूत बने हुए थे। उन्होंने जल्द ही खुद को संभाल कर ऊपर वाले की मर्जी को अपना लिया था, लेकिन फिर भी अपने बेटे की कमी को अपने पोते की मौजूदगी से पूरा कर लिया करते थे। साहिल खान के 2 बच्चे थे, कबीर खान और उसकी छोटी बहन निदा, जबकि आहिल खान दूसरे पोर्शन में रहते थे, जिन्होंने अपने हिस्से का बिजनेस संभाला हुआ था। और उनके भी 2 बेटे थे, अयान और रेहान। डिनर के वक्त दरवाजे पर होने वाली हल्की सी दस्तक ने कबीर को चौंक जाने पर मजबूर कर दिया था। ये समन नहीं थी, वरना समन दस्तक देने के साथ ही मैसेज देकर वापस पलट जाती थी। वो आगे बढ़कर दरवाजा खोल चुका था और सामने खड़े मुझे देखकर उसने फौरन इधर उधर देखते हुए मुझे थाम कर कमरे में खींच लिया था। दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। इस वक्त वो बिल्कुल फ्रेश था। ब्लू कलर की टी शर्ट में उसकी बॉडी और ज्यादा चमक रही थी। माथे पर बिखरे हुए बाल उसे और खूबसूरत बना रहे थे। मैंने बस एक नज़र उसके चेहरे पर डाली और दूसरी नज़र झुका ली थी। खान साहब, मेरे होठों से हल्की सी आवाज़ निकली और कबीर ने मुझे अपने और करीब कर लिया। क्या कहती फिर रही हो तुम लोगों से कि तुम माँ बनने वाली हो? वो मेरे साथ जरा सी सख्ती कर रहा था। मैंने एक नज़र कबीर की आंखों में देखा और दोबारा अपनी पलकों को झुकाकर धीरे धीरे से हाँ के इशारे में सर हिला दिया। मेरी लाल रंगत और होठों पर बिखरी हुई मुस्कुराहट की वजह से कबीर बहक कर रह गया था। तुम जानती हो कि माँ कैसे बना जाता है? वो दोबारा मुझसे पूछ रहा था और न जाने क्यों मैं शर्माते हुए अपने गुलाबी होठों को और चबा रही थी। खान साहब, उस रात जब हम दोनों साथ सोए थे, मैं उस रात के बारे में याद करवा रही थी जब मेरी बीमारी का ख्याल करते हुए कबीर ने मुझे अपनी धड़कनों के पास सुला लिया था और मुझे मासूम को ये लग रहा था कि एक रात खान साहब के पास होने की वजह से मैं माँ बनने वाली हूँ। और मैं ऐसी लड़की थी जिस पर वो चाहकर भी गुस्सा नहीं कर सकता था। उसका दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी 18 साल की कम उम्र मासूम कली को मतलब समझा दे कि कितना पास आना पड़ता है हस्बैंड को, तब वाइफ माँ बनती है। लेकिन मेरी मासूमियत का ख्याल करते हुए मेरे चेहरे को थोड़ी से पकड़कर अपने चेहरे के पास कर लिया था। कबीर की गर्म सांसें मेरे चेहरे पर पड़ते हुए मेरे चेहरे के रंग को और लाल कर रही थी। आज रात सबके सो जाने के बाद तुम मेरे कमरे में आओगी, लेकिन ध्यान रखना कोई भी हवेली में ना देख पाए। तुम्हें अच्छी तरह समझाऊंगा कि हस्बैंड के कितने करीब आने पर वाइफ माँ बन जाती है। उसने मेरे कान के पास झुकते हुए वो बात कही थी और मैं घबराते हुए जरा सा दूर हो गई थी। उसकी फीलिंग उस वक्त जाग रही थी कि वो मुझ नाजुक लड़की को अपने बाजू में भर लेता, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। इतनी खूबसूरत कि वो मुझे कभी दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन वक्त यही चाहता था। वो इस वक्त मुझसे दूरी बनाए रखता था। खान साहब, क्या मैं माँ बनने वाली नहीं हूँ? मैंने अपना सवाल दोहराया और कबीर ने ना के इशारे में सर हिला दिया। अगर तुम माँ बनने वाली होती तो इस नाजुक से पेट में कुछ तो हलचल होती। अपनी मुस्कुराहट को होठों में ही दबाकर वो धीरे से उंगलियां मेरे पेट पर फेर रहा था, जब फौरन ही कबीर की हरकतों से दूर हो गई थी। डिनर के लिए नीचे आ जाइए, बड़ी मैडम साहिबा आपका इंतजार कर रही हैं। मैं फौरन कहते हुए कमरे से निकल गई थी और वो बस मेरी खुशबू को महसूस करता रहा। ऐसा नहीं था कि वो मेरी मोहब्बत में पूरा डूबा हुआ था, लेकिन वक्त और हालात ने जिस तरह उसे मेरे पास लाकर खड़ा कर दिया था, हालात ऐसे थे कि उसे मुझे अपने दिल की बड़ी ऊंची जगह और सारी परेशानियों को खत्म करते हुए खुद को एहसास दिलाना पड़ा कि वो मेरा हस्बैंड बन चुका है। इस पूरी दुनिया में मेरा उसके अलावा कोई भी नहीं था। अगर कुछ गिने चुने रिश्ते भी थे, तो वो इस बात से इनकार करते थे कि मैं उनके साथ रिश्ता रखूं।
वो खुद भी मेरे साथ इस बदनामी के रास्ते के मुसाफिर बन जाएंगे, जो बिल्कुल झूठा इल्ज़ाम था। काश मैं तुम्हें बता सकता कि तुम्हारी मासूमियत को नोचने के लिए तुम्हारे इधर-उधर मौजूद भेड़िए तुम पर नज़र जमाए बैठे हैं। काश मैं तुम पर अपना हक ज़ाहिर कर सकता निशा, लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तुम सब कुछ पा लोगी जिसकी तुम हकदार हो। खुद से बात करते हुए वो वादा कर चुका था और कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरते हुए वो डिनर की टेबल की तरफ आ गया, जहां सारे फैमिली मेंबर मौजूद थे। वो भी एक ऐसी शाम थी जब आमिर खान ने कबीर को एक अजनबी लोकेशन पर बुलाया। वो हैरान और परेशान था, आखिर आमिर खान ने उसे यहाँ पर क्यों बुलाया है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे अंदाजा हुआ कि उसे किसी खास मकसद के लिए यहाँ बुलाया गया है। छोटा सा घर जो किराए का था, बहुत ही गरीबी की जिंदगी गुजार कर आखिरी सांसें लेती हुई वो खूबसूरत औरत, जो उम्र के इस हिस्से में भी अपनी खूबसूरती से किसी को भी मात दे सकती थी। वहां आमिर खान अकेले नहीं थे। कबीर के चाचा मतलब आहिल खान भी वहां पर मौजूद थे और बहुत ही उदास और परेशान नजर आ रहे थे। उसे लग रहा था कि पिछले कुछ दिनों से दादा और चाचा के बीच कुछ ऐसे मैटर चल रहे हैं जिसे कोई भी नहीं जानता। लेकिन ये मैटर इतना सीरियस है कि वक्ती तौर पर आमिर खान ने आहिल खान से बोलना भी बंद कर रखा था। वो शायद परेशानी और गुस्से का शिकार है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि सच्चाई क्या है। वो हेलो करते हुए पास बैठ गया। आमिर खान ने प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है मिस्टर, वो कहते गए और वो बस उन्हें देखता रह गया। उसे अंदाज़ा नहीं था कि मैटर क्या है, किस हद तक पहुंचा हुआ है। बस आमिर खान ने कहा था कि उसे निशा से शादी करनी होगी और वो हैरानी से उन दोनों को देखता रह गया। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं? उस बीमार औरत की मौजूदगी में मैं बहुत ज़्यादा ऊंचे लहजे में बात नहीं कर सकता था, क्योंकि कहीं न कहीं उसे लग रहा था कि इस सब के पीछे उस औरत का हाथ है, और मैं, जिसे अभी तक उसने देखा भी नहीं था, जिसे वो जानता भी नहीं था। दादाजी उसे उसका हमसफ़र बनाने पर तुले हुए थे। उनकी लाल आंखें बता रही थीं कि कहानी कुछ और है। और आहिल खान का झुका हुआ सर, उस दिन तो वो उठकर वापस घर चला आया, लेकिन उस रात दादाजी ने उसे दोबारा अपने कमरे में बुलाया था। आपको लगता है कि उस घर में मौजूद किसी भी लड़की को मैं अपना हमसफ़र बनाऊंगा दादाजी? आप क्या चाहते हैं मुझसे? वो सर पीट कर रह गया था। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर हाँ कह दो, तुम्हें ज़्यादा सच्चाई बता दूंगा, और सच्चाई सुनकर तुम्हें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे दादाजी कितने मजबूर हैं। उस वक्त दादाजी ने हाथ जोड़कर उसके सामने करना चाहे थे, और वो तड़पते हुए उनके हाथों को वहीं रोक गया था। दादाजी, उसने डरते हुए उन्हें देखा था और सर ना के इशारे में हिलाते हुए उनके हाथों को चूम लिया था। भला उनकी किसी बात पर इनकार कर सकता था वो? दादाजी ने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया, और उन सबको भुगतना पड़ रहा था। सिर्फ 3-4 दिनों के अंदर अंदर उसकी शादी मेरे साथ तय कर दी गई थी, और घर में किसी को भी इस बात का नहीं पता था, सिवाय आहिल खान के। उसके साथ सिर्फ कुछ ही लोग वहां पहुंचे, और जिस वक्त मुझे उसके पास में लाकर बिठाया गया, वो पलटकर देख भी नहीं पाया था। वो लड़की है कौन? उसकी उम्र कितनी है? वहां भी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, बस दादाजी के 2 करीबी नौकर और 1-2 लोग और। जैसे ही कबीर ने सुना आहिल खान की बेटी निशा, उसने सर उठाया था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इस वक्त उसकी नजरें आहिल खान पर जमी हुई थीं। मैं उसके चाचा की बेटी थी। ये सब क्या हो रहा था? उसने शांति से मुझसे शादी करते हुए मुझे अपने नाम से जोड़ लिया था, मुझे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया था, जिसके बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था। सब लोग वहां से चले गए थे। सबके जाने के बाद मैं आगे बढ़ते हुए अपनी माँ से लिपट गई थी। मम्मी, अब तो ठीक हो जाइए। आपने कहा था कि जिस वक्त मैं दुल्हन बनूंगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अपनी आंखें फड़फड़ाते हुए मैंने पहली बार धीमे लहजे में कहा, और कबीर ने नजरें उठाकर मेरे चेहरे को देखा। भला मैं कैसे खूबसूरत नहीं होती? मैं सामने पड़ी उस औरत की बेटी थी, जो उम्र के इस हिस्से में भी इतनी खूबसूरत थी कि किसी को भी घायल कर सकती थी।
सर पर प्यार से जमाया गया दुपट्टा, खूबसूरत चेहरा और आंखों के नीचे डार्क सर्कल। उन्होंने अपना कपकपाता हुआ हाथ उठाकर मुझे अपने सीने से लगा लिया, फिर पलटते हुए आमिर खान को देखकर अपनी आंखों में उम्मीद भर ली। ये आहिल खान की जवानी के दिन थे, जब नेहा से मिलने से पहले वो बदनाम गलियों में अपनी रातें गुजारा करते थे। दोस्तों के झुंड ने उन्हें बदनाम गलियों से मिलवाया था और फिर उन्होंने अपना बसेरा वही बना लिया था। आमिर खान को जब तक इन हरकतों का पता चलता, तब तक आहिल खान की नज़र सितारा मेरी माँ पर आ चुकी थी, जो कि इस वक्त की मशहूर नर्तकी थी, और आहिल खान का दिल बड़ी बुरी तरह उन पर फिदा हुआ था। हर रात वो सिर्फ सितारा बेगम को देखने के लिए वहां जाया करते थे और उस वक्त तक उन्हें देखते रहते थे, जब तक कि सितारा बेगम अपने दीवानों के सामने अपना नाच खत्म नहीं कर लेती थी। वो सुर्ख सफेद रंग की मालिक लड़की जब मुस्कुराती थी, तो जैसे इधर उधर के फूल खिलने लगते थे। उनकी सुरमई आंखों काजल से भरी होती थी। वो इतनी खूबसूरत लगती थी कि ना जाने कितने दीवाने उनके कदमों में अपना दिल रखने के लिए तैयार होते थे। लेकिन उसकी अभी तक इतनी उम्र नहीं आई थी, और सितारा बेगम की मालकिन चाहती थी कि जब तक कोई ऐसा ग्राहक नहीं मिल जाता जो उसकी हद से ज़्यादा रकम दे, तब तक वो उसे इस्तेमाल नहीं करेंगी। और वैसे भी इस वक्त वो 18 साल की नाजुक कली थी, जिसे रीना ने सारी दुनिया से बचाकर रखा हुआ था, क्योंकि इस वक्त वो इस कोटे का सब कुछ थी, जिसे वो लोगों के सामने बिखरता हुआ नहीं देख सकती थी। लेकिन आहिल खान की नज़रें उस पर ऐसे जमी कि फिर हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बड़ी बुरी तरह उन पर फिदा हुए थे। उस पर जेब भरकर लुटा देना और पूरी पूरी रात उसे देखते हुए गुजार देना, ये कोई आम बात नहीं थी। और धीरे धीरे उसके मोहब्बत के चर्चे इधर उधर मशहूर होने लगे। सब नर्तकियों में ये बात मशहूर हो गई थी कि आहिल खान एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है, जो पूरी रात सिर्फ सितारा को देखने के लिए कोठी के दरवाजे पर बैठने के लिए भी तैयार हो जाता है। उनके कम दीवाने नहीं थे, लेकिन ऐसा दीवाना उसने पहली बार देखा था, जो सिर्फ उसकी आंखों पर मर मिटा था, जो उसके होठों की लाली को किसी और के हाथों से मिटता हुआ नहीं देख सकता था। और उस दिन उन्होंने आहिल खान के सामने हाथ जोड़ दिए। वो नाजुक सी कली उनके सामने अपनी भीगी भीगी आंखों में उम्मीद लेकर उसे देख रही थी। खान साहब, ये जगह आपके लिए नहीं है, वापस लौट जाइए, वो कह गई। और आहिल खान ने उसके दोनों हाथों को थाम लिया। वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साथ लेकर। मैं तुम्हारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। बात उसकी जिद पर आ गई थी। उसने कह दिया था और अपने कहे को पूरा करना था, लेकिन सितारा ने धड़कते हुए दिल के साथ उसके होठों पर अपना हाथ रख दिए थे। रीना के लोग यहाँ कुत्तों की तरह घूमते हैं। अगर उन्होंने आपके मुंह से ये बात सुन ली, तो दोबारा यहाँ पर आपके आने पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। तो अच्छा यही है कि मैं अपने मुंह से इस बात का इकरार कर लूं रीना के सामने, और मेरे आने पर पाबंदी लगा दी जाए। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि एक शरीफ इंसान किसी कोठे वाली की मोहब्बत में पड़कर बदनाम हो जाए, इसलिए वो उन्हें यहाँ से भेज देना चाहती थी। लेकिन वो अपनी जिद पर डटे रहे। आखिरकार उस दिन खरीदने वाली बात उसने खुद ही रीना के सामने कर दी थी। रीना हंसते हंसते उसे देखती रह गई। खान बाबू, उसे यहाँ आकर देखना तो ठीक है, लेकिन यहाँ से लेकर जाने में बड़े खान की सारी जमीन बिक जाएगी। तब भी तुम सितारा को यहाँ से नहीं लेकर जा पाओगे। जानते हो ये कितनी महंगी है। और वो दुखी होकर उसे देखता रह गया। आहिल खान की जान से ज्यादा कीमती नहीं होगी। मैं अपनी जान तुम्हारे कदमों में रखता हूँ। तुम सितारा को मेरे हाथ में रख दो। यहाँ पर हुस्न बिकता है खान साहब। यहाँ भीख नहीं दी जाती कि हर मांगने वाले के हाथ में हुस्न रखती जाऊं और वो मेरे दरवाजे को छोड़ता चले जाए। रीना ने उसकी आंखों में मासूमियत को भाप लिया था। वो जानती थी कि किसी न किसी दिन कोई न कोई इंसान उस पर हक जमाने आ जाएगा और उसकी खूबसूरती पर सिर्फ अपना हक समझेगा। खान बाबू, यहाँ से चले जाइए और दोबारा उस वक्त आना जब हाथ में 20 लाख मौजूद हो। और 20 लाख की रकम इस वक्त इतनी ज्यादा थी कि उस सुनने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती। लेकिन यहाँ मामला उसकी मोहब्बत का था, और वो मोहब्बत में किसी हद तक भी जा सकता था। वो आमिर खान के सामने बैठ गया। पापा, मेरी पढ़ाई के लिए
मैं विदेश अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। और आमिर खान जानते थे कि ये एक झूठ बोल रहा है। जो यहाँ दिल लगाकर पढ़ाई नहीं कर पाया, वो विदेश जाकर कौन से तीर मारेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भाई के साथ मिलकर बिजनेस संभालो, क्योंकि तुम्हारे हक में यही ठीक है। उसकी बात पर ध्यान दिए बिना आमिर खान उठ गए और उसने दूसरा रास्ता अपना लिया था। माँ के अच्छे खासे जेवर उठा लिए, कुछ पैसे दोस्तों से उधार लेकर कुछ अपनी कीमती चीजों को बेच दिया और उसने पूरे 20 लाख इकट्ठे कर लिए। उस दिन पूरे 20 लाख के साथ वो उस कोठे के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। आज उसकी आंखों में जीत की चमक थी। आज वो उसे हासिल करने आया था, जिसके ख्वाब देख देख कर उसने अपने दिल में मोहब्बत पैदा करी थी। और उसने सच में जब रीना के सामने 20 लाख रुपए रखे, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। न जाने कितनी बार उठा उठा कर उसने गिने थे। सिर्फ एक रात नहीं, हमेशा के लिए ले जाऊंगा सितारा को। और ऊपर सीढ़ियों की आड़ में छुपी हुई सितारा का दिल बाग बाग हो गया था। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर मुस्कुराहट। आखिर कोई तो आ गया जो उसे इज्जत की जिंदगी दे सकता था। सितारा की माँ उनकी पैदाइशी के बाद ही इस कोठे में मर गई थी। वो नहीं जानती थी कि वो किसकी बेटी है, लेकिन उन्हें यकीन था वो यहीं पर आने वाले किसी बिगड़े हुए अमीरजादे का खून है, जो यहाँ पर अपने खून को छोड़ जाते हैं और अगली बार उसे ही अपने सामने नाचता हुआ देखकर मजे उठाते हैं और इन बदनाम गलियों में रिश्तों को भुलाया जाया करते हैं। लेकिन वो चाहती थी कि उसकी इज्जत बनी रहे और ऊपर वाले ने उसे एक मौका दिया था। रीना ने उसका हाथ आमिर खान के हाथ में दे दिया। ऐसे हुस्न पर दिल आना मामूली बात होती है खान साहब, लेकिन वो लड़की जिसका कोई बाप नहीं है, उसके साथ एक अमीरजादे का इज्जतदार जिंदगी गुजारना मुमकिन नहीं होता। ले जाओ, जितनी रातें मर्जी अपने पास रखो, जितने दिन ऐश करना चाहते हो करो, लेकिन जिस वक्त थक जाओ उस दिन मेरे दरवाजे पर छोड़ जाना। सितारा का हुस्न मेरे लिए फिर भी कीमती होगा। और आहिल खान ने उसे अपनी बाजू में भर लिया। जो इंसान इतने मिनट के बाद, इतनी कोशिशों के बाद उसे हासिल करने आया था, वो भला इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वो उन्हें लेकर एक शांत इलाके में चले आए थे, जिस बस्ती में उन्हें कोई नहीं जानता था, जहां सिर्फ उन्हें सितारा नजर आए। और कुछ दिनों बाद ही उन्होंने सितारा से शादी कर ली थी। एक इज्जतदार जिंदगी जिसके बारे में सितारा ने सोचा भी नहीं था, उनके हिस्से में आ गई थी। और उस दिन वो पहली बार रोने लगी थी। ऊपर वाले ने उन्हें एक इज्जतदार जिंदगी दे दी थी, जिसे कभी उन्होंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। एक ऐसा इंसान जिन्हें मोहब्बत की तरह देखता था, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि मर्द की मोहब्बत सिर्फ मोम की तरह उभरती है, जिसका जोश देखकर लगता है कि अभी झलक जाएगी, लेकिन जरा सी हवा उसे बुझा देती है। सितारा उस वक्त आहिल खान की बीवी का दर्जा ले चुकी थी। वो औरत जिसने जवानी में एक अरसा एक कोठी वाली के तौर पर गुजारा था और जिसे यकीन था कि उसका फ्यूचर बहुत ही बेकार होने वाला है, लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने उसे इज्जत दे दी थी और आहिल खान के पैरों के नीचे की धूल बनकर रह गई थी। आहिल खान ने चाहे जितनी कीमत दी थी, चाहे जितनी रातें उसे देखने में गुजार दी थी, लेकिन वो पहली रात थी जब वो पूरे हक से उनके पास आए थे। और सितारा के लिए वो इंसान तो एक फरिश्ता था, शायद उसे अंधेरे भरी दुनिया से निकाल कर रोशनी में लाने वाला इंसान, उसकी इज्जत और मोहब्बत का इकलौता मालिक। और उस दिन उन्होंने झुकते हुए आहिल खान के पैरों को चूम लिया था। खान साहब, सारी उम्र के लिए नौकर खरीद ली है आपने। और आहिल खान ने उन्हें पकड़कर उठाते हुए अपने सीने से लगा लिया था। तुम मेरे दिल का वो टुकड़ा हो जो कभी मेरे दिल से दूर नहीं हो सकता सितारा। और अब तुम सितारा खान हो, मेरी बीवी। और बहुत जल्द तुम्हें पापा के सामने लेकर जाऊंगा और वही इज्जत दिलवाऊंगा जिसको तुम डिजर्व करती हो। लेकिन शायद ये सब कहने सुनने की बातें थी। उस इंसान ने बस कह दिया था और सितारा ने सुन लिया। बात यहीं खत्म हो चुकी थी, लेकिन सितारा की जिंदगी बिल्कुल बदल गई थी। उन्होंने खुद को बदल लिया था। वो लड़की जो सारा सारा दिन नाचने में गुजार दिया करती थी, रात को उसके पैरों में घुंघरू बांधकर उसे दिल वालों का दिल रखने के लिए झूमने पर मजबूर किया जाता था, वो लड़की अब बहुत ही इज्जतदार बन चुकी थी। वो आज भी बहुत खूबसूरत थी
बहुत ज़्यादा खूबसूरत। कभी भी उन्होंने आहिल खान से अपने हक की बात नहीं की थी। कुछ दिनों तक ये खबर आमिर खान के कानों तक पहुंच चुकी थी कि आहिल खान का उठना बैठना ठीक लोगों में नहीं है, वो कोठों में बैठने वाले इंसान हैं। और यहाँ तक सुनने में आया था कि उसने किसी कोठे वाली को शादी करने के मैसेज भी भेज रखा है। और आमिर खान का गुस्सा देखने वाला था। साहिल खान और आमिर खान ने मिलकर उसे कॉल कर लिया था कि वो विदेश चला जाए और कुछ साल गुजारकर वापस आए, ताकि ये भूत उसके सर से उतर जाए। और अब वो क्या बताता कि वो उसे शादी का मैसेज ही नहीं भेज चुका, बल्कि असलियत में उससे शादी भी कर कर अपनी जिंदगी में शुरुआत कर चुका है। लेकिन उसे यकीन था कि अगर वो ये बात आमिर खान के सामने बताता, तो आमिर खान हमेशा के लिए उसे हर चीज़ से बेदखल कर देते। उसके लिए ये सब बहुत ज़रूरी था, और ख़ास तौर पर वो अपने बाप से कभी भी दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, इसलिए खामोश हो गए थे। वो उन दोनों की शादी का छठा महीना था जब उस रात आहिल खान सितारा के पास आए, लेकिन उनका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में कुछ उदासी थी, और सितारा देखते ही समझ गई थी, खान साहब क्या हुआ है? उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी फैल गई थी। पापा और साहिल भाई मुझे विदेश भेजना चाहते हैं, ताकि मैं कुछ साल वहां गुजार कर आऊं। और सितारा का रंग उड़ चुका था। मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें साथ लेकर जाऊं और फिर वापस कभी ना आऊं। क्या तुम मेरे साथ जाओगी? उन्होंने सितारा के हाथों को थाम लिया था, और सितारा बस उस इंसान की आंखों में देखती रह गई थी। पहले क्या कम एहसान है खान साहब, जो इस एहसान को भी अपने सर पर सवार लूं। इज्जतदार जिंदगी है, ऊपर वाले ने आपका नाम का सहारा दिया है, और मैं कभी भी नहीं चाहती कि आप इस औरत के लिए अपने पापा से उलझ जाएं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि रिश्ते कितने ज़रूरी होते हैं। मेरे लिए आप ज़रूरी हैं। वो आमिर खान के गुस्से को अच्छी तरह जानती थी। उन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर आहिल खान उसकी वजह से अपने प्यारों से पिछड़ गए, तो शायद वो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगी। और उस दिन उन्होंने आहिल खान को खुद से अलग कर दिया था। वो रात भी बड़ी बेचैन रात थी। आहिल खान उस पर टूट कर बिखरे, और अपनी मोहब्बत की एक एक मोहर उसके जिस्म पर लगाते हुए साबित कर गए, मैं एक अच्छी खासी रकम तुम्हारे पास रखकर जा रहा हूँ, और मैं तुम्हें पैसों की मदद भेजता रहूंगा। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो चुपचाप मेरे दोस्त के घर चली जाना, और उसे कहना कि मुझे मैसेज पहुंचा दे। उस दिन वो दोनों अलग हो गए थे। आमिर खान ने आहिल खान को विदेश भेज दिया था। उनका दिल सितारा के लिए तड़प रहा था, लेकिन इस तड़प से ज्यादा जरूरी था अब बाप का ऑर्डर। और यहाँ वो घबराहट का शिकार होकर बाप को बता भी नहीं पाए। एक जुदाई की ढेर उन दोनों के बीच आ गए थे। इन 3 सालों में उन्हें एक बार भी सितारा का मैसेज नहीं मिला था। आहिल खान ने कितनी बार अपने दोस्त को मैसेज भेजकर पता करवाया था कि सितारा किस हाल में है। वहां से वापसी के बाद भी उन्होंने एक बार सितारा से मुलाकात करने का सोचा, लेकिन इस टाइम में भी आमिर खान ने उनका रिश्ता तय कर दिया था अपनी भतीजी नेहा के साथ। और फिर वो वक्त भी आया जब वापस आने के बाद उन्होंने सीधा नेहा से उनकी शादी कर दी, और उन्होंने उनके साथ अपनी जिंदगी की शुरुआत कर ली। नेहा एक अच्छी औरत थी, लेकिन गुस्से की तेज थी, और अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए आहिल खान ने अपने कदम सितारा से पीछे हटाना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक कि वो सिर्फ खर्चे के पैसे भेजते थे, और धीरे धीरे उससे भी पीछे हटना शुरू कर दिया था। उन्हें खबर मिली थी कि सितारा ने एक बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन वो उसे भी देखने नहीं गए, और मोहब्बत को भूलकर अपनी असली जिंदगी में कदम रखते ही सब कुछ भूल चुके थे। ऊपर वाले ने उन्हें नेहा से भी औलादें दी थी, और एक खुशी भरी फैमिली को छोड़कर वो कहीं बाहर झांकने का रिस्क भी नहीं ले सकते थे, और ना ही सितारा को अपने नाम से अलग कर सकते थे। लेकिन सैल्यूट था उस औरत के सब्र को, जिसने पलट कर भी कभी मोहब्बत में वापस पीछे हटने का ताना दिया हो। बल्कि जिस तरह उसने अपनी बेटी की परवरिश की, जिस तरह ख्याल रखा, अपनी मजबूरी, बीमारियों और जमाने की बुरी नजरों से बचते बचते अपनी इज्जत को बचाकर इस मोड़ पर ले आई थी, जहां जिंदगी उनके साथ छोड़ने लगी। और उस दिन उन्होंने मजबूरी में आहिल खान को मैसेज भेजा था। ये उनकी खुशकिस्मती थी या बदकिस्मती कि वो मैसेज आहिल खान के बदले आमिर खान को मिल गया था। और आमिर खान ने इस रात आहिल खान को अपने कमरे में बुलाया था।
साहिल खान के मरने के बाद वो आहिल खान पर पूरा भरोसा करने लगे थे और कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आहिल खान इस हद तक चला जाएगा। उस दिन शांत के अलावा कोई चारा नहीं था। वो बस सर झुकाकर बैठे रहे और आमिर खान को पहली बार अपनी परवरिश पर अफसोस हो रहा था। यानी उनके बेटे ने एक औरत को इज्जत दी, उसके साथ शादी की और फिर उसे भूल गया, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा खून यानी तुम्हारी बेटी किस हाल में हो कि उसकी इज्जत, प्रोटेक्शन वो सख्त लहजे में दहाड़ रहे थे और आहिल खान बस सर झुकाए शर्मिंदा बैठे थे। घबराहट उनके चेहरे पर साफ दिख रही थी। पापा, मैं जानता हूँ सितारा का पास जैसा भी रहा होगा, लेकिन उसने मेरी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की होगी, क्योंकि उस जैसी औरत आहिल खान को परेशान नहीं करती थी। और आमिर खान ने पहली बार आहिल को कॉलर से पकड़ लिया था। अगर मुझे तुम्हारी सफेद दाढ़ी का लिहाज ना होता, तो शायद मैं तुम्हारा मुंह थप्पड़ों से लाल कर देता। तुम जानते हो, जब जमाने में बात जाएगी, जब तुम्हारी बीवी को पता चलेगा, तुम्हारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तुम्हारी हस्ती बसती जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये तबाही के डर से तुमने एक लड़की के हक को मारा। वो तबाही तुम्हारे सामने आकर तुम्हें पुकारेगी, फिर क्या करोगे तुम? उनका लहजा सख्त था, उनके पास कोई रास्ता नहीं था। दूसरे दिन वाहिल खान को लेकर उसी मोहल्ले में पहुंच चुके थे। वो न जाने कितने सालों के बाद वहां पहुंचे थे और उस शमशान घर की वीरानी को देखकर अंदाजा हो रहा था कि इसमें रहने वाले लोगों ने कितनी वीरान जिंदगी जी होगी। दीवारों से इंतजार टपक रहा था, जैसे वो भी आदी हो चुके हों सितारा बेगम के इंतजार के। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और शायद सालों के बाद जानी पहचानी दस्तक को सुनकर सितारा का छोटा सा दिल धड़क उठा था। इतने सालों के बाद वो इंसान उनके दरवाजे पर आ खड़ा था। धीरे धीरे चलते हुए वो बंद दरवाजे तक गई और दरवाजा खोल दिया। फिर न जाने कितनी देर बेताबी भरी नजरों से आहिल खान के चेहरे को देखती रही। वो पहले से बदल चुकी थी। पीला चेहरा, सफेद बाल, खूबसूरती से सर पर जमाया गया दुपट्टा, कंधों पर शॉल, चेहरा बहुत खूबसूरत लग रहा था और उस पर सुकून फैल गया था। शिकायत तो उस दिन भी नहीं थी, मजाल थी जो उस औरत ने होठों पर कभी कोई शिकायत लाई हो। बस मैंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस आते हुए इंसान को देखा, वही इंसान जिसको मेरी मम्मी ने सारी उम्र पुकारा था, वही इंसान जिसका नाम लेकर मेरी मम्मी अपनी सुबह की शुरुआत करती थी, वही इंसान जो उनकी रातों की नींद में भी आता रहता था। भला उस इंसान के साथ वो गद्दारी कैसे कर सकती थी? उस दिन भी कोई शिकायत नहीं थी। मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मेरे मासूम चेहरे को अपने हाथ के प्यालों में भर लिया था। समझ लेना कि इंसान तुम्हारी माँ का वेल विशर है, क्योंकि वो जानती थी कि मुझे इस इंसान से कभी वो मोहब्बत नहीं मिल पाएगी जिसकी मैं हकदार हूँ। बिल्कुल आहिल खान जैसी आंखें और बाकी चेहरे के सारे फीचर्स सितारा जैसे सुर्ख सफेद रंगत। और मम्मी ने 10 पर्दों में छुपाकर मेरी परवरिश की थी। एजुकेशन भी जहाँ तक मुमकिन थी मुझे दिलवाई थी, जहाँ मुमकिन नहीं हो पाई तब तक उन्होंने मुझे अपने आंचल में छुपा लिया था। मैं माफी चाहता हूँ सितारा, मैं नहीं जानता था कि मेरे बेटे ने तुमसे शादी कर रखी है। आमिर खान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वो भूल चुके थे कि सामने बैठी औरत कभी कोटे वाली भी रही थी। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, बस प्यार से उनकी घुटनों को 2 उंगलियों से छूकर अपने सीने से लगा लिया था। पापा, आप मेरे लिए बाप की जगह हैं, क्यों माफी मांगकर मुझे कसूरवार बना रहे हैं? आहिल खान की आंखों में आंसू आए थे, लेकिन अब कुछ भी बाकी नहीं रहा था। मम्मी पिछले 1 साल से ब्लड कैंसर की पेशेंट बन चुकी थी और इस वक्त जब उन्हें ये मालूम हुआ, तो उन्होंने ये मैसेज भिजवाया था ताकि उनकी बेटी को घर मिल जाए और वो इज्जतदार तरीके से अपने बाप के पास वापस चली जाए। आमिर खान के पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। वो नहीं चाहते थे कि ये लड़की आहिल खान की बेटी की हैसियत से हवेली में जाए और हवेली में तूफान आ जाए, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते थे कि अपने बेटे के खून को ऐसे बर्बाद होने के लिए छोड़ देते। और आखिरकार उनकी नज़र जाकर टिकी थी कबीर खान पर, उसे ही कुर्बानी देनी पड़ी। आहिल खान बहुत शर्मिंदा थे। उस दिन वो झुकते हुए मम्मी के कदमों में बैठ गए थे। मैं तुम्हें भूला नहीं था, शायद सेल्फिश हो गया था। वो रो रहे थे और मम्मी भला कहाँ उन्हें रोने दे सकती थी। खान साहब, भला मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपके सामने सर उठाकर बात कर सकूं।
मेरी दुनिया सँवर गई। भला इससे ज़्यादा मुझे आपका क्या एहसान चाहिए था? और वो बस मम्मी के सामने बैठे रोते रहे। उन्होंने अपनी एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया था। इस 1 महीने में न जाने वो कितनी बार भागकर डॉक्टर के पास गए, मिन्नतें की, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें हर जगह से मना करते हुए घर वापस भेज दिया था और अब सिर्फ़ इंतज़ार था तो मौत का। और वो 1 महीना आहिल खान एक-एक लम्हा उनके साथ रहे। उस रात भी जब खून की उल्टी उनके मुँह से बहती चली गई, तो आहिल खान ने चीखते हुए उन्हें अपने सीने से लगा लिया था, "सितारा, मैं तुम्हारा खोना बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा।" और उन्होंने टूटे-फूटे शब्दों में उनके हाथ थामकर एक बार फिर से खुशी भरी नज़रों से उन्हें देखा था। "मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी गुज़ारे, वो अपने बाप के घर में रहे। मैंने उसे साफ-साफ नहीं बताया कि आप उसके बाप हैं, लेकिन वक़्त आने पर उसे बता देना, उसे वो मोहब्बत देना जिसकी वो हकदार है।" और उस दिन मम्मी ने आहिल खान की बाहों में अपना दम तोड़ दिया था। मेरी ज़िंदगी का वो पहला नुकसान था, जब बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाली माँ से मैं अलग हुई थी। मैं फूट-फूट कर रोई थी और कबीर बस तरस भरी नज़रों से मुझ मासूम कली को रोते हुए देखता रहा और कोई चारा नहीं था। दादाजी मुझे घर वापस लेकर आए और मुझे ये कहकर इंट्रोड्यूस कराया कि मैं उनकी किसी खास दोस्त की बेटी हूँ और उनके दोस्त की मौत हो चुकी है और मैं इसी घर में रहूँगी। आरिशा आंटी ने तो मुझे नौकर ही बना डाला था। तब तक इंतज़ार करना था जब तक आहिल खान अपनी ज़बान खोलकर ये ना बता देते कि मैं उनकी बेटी हूँ। और न जाने वो दिन कब आने वाला था। मम्मी की मौत ने उन्हें बहुत उदास कर दिया था। वो अंदर से बिल्कुल टूट चुके थे और पछतावे की आग में घिरे हुए थे। लेकिन उसके बाद भी वो अपना रिश्ता मेरे साथ ज़्यादा नहीं बना पाए। ऐसा नहीं था वो मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। मैं उनकी बेटी थी और उन्हें प्यारी भी थी, लेकिन उतनी प्यारी नहीं थी जितना नेहा आंटी के बच्चे। या फिर वो डर चुके थे अपने हंसते-बसते घर को उजाड़ने के लिए। अपने बाकी बच्चों को अकेला नहीं करना चाहते थे। उस दिन जैसे कि कबीर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया था, बिल्कुल उसी की बात का ख्याल करते हुए मैं दबे पाँव रात के सन्नाटे में क्वार्टर से निकलकर कबीर के कमरे की तरफ बढ़ी। और जब कमरे के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। दरवाज़ा खोलकर मैं अंदर गई। पहले भी मैं कबीर के पास आ जाती थी। हम दोनों के बीच कोई खास रिश्ता नहीं बना था, लेकिन फिर भी कबीर मेरे साथ अच्छा वक्त गुजारता था और गुजरे हुए वक्त के साथ साथ उसे मेरे साथ काफ़ी लगाव भी हो चुका था। जिस घर में आने के बाद नौकर बन चुकी थी, लेकिन उसके लिए फिर भी निशा ही थी। उसकी आंखों का सुकून, वो खुद को मेरी तरफ बहकने से रोक नहीं पा रहा था और वजह थी मेरी खूबसूरती और मेरी मासूमियत से मैं किसी को भी घायल कर सकती थी। और भला कबीर खान क्या चीज़ था। उस वक्त भी वो शर्टलेस बेताबी से मेरी तरफ बढ़ा। पहली बार ऐसे आपस में टकराए थे और कबीर की आंखों में मोहब्बत उतर आई थी। तुम्हें किसी के सामने ये नहीं कहना चाहिए था कि तुम प्रेग्नेंट हो। तुम जानती हो कि ये बात तुम्हें बदनाम कर सकती है। वो मुझे समझा रहा था और मैं कबीर को देखती रह गई। लेकिन मुझे शौक है मैं भी बच्चे पैदा करूं, मेरे पेट में भी छोटे बच्चे हों जो मुझे मम्मी कहें। आप मेरे हस्बैंड हैं तो क्या मेरे बच्चे आपको डैडी कहेंगे? मैं कह गई और कबीर ने मेरी बोलती बंद करने के लिए झुककर मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए थे। मैं पूरी तरह लाल हो गई थी। खान साहब, आप कितने बेशर्म हैं। और वो मेरी बात पर जोर से हंसने लगा था, जबकि मैंने तो कोई बेशर्मी नहीं दिखाई बीवी जान। उसने झुकते हुए मुझे अपने बाजू में भर लिया था और मैं खामोश होकर रह गई थी। खान साहब, मेरी आंखें फैली हुई थीं हैरानी से। मैं नहीं जानती थी कि वो कभी मुझे अपने बाजू में समेटकर मुझ पर ऐसे मोहब्बत निछावर करने के बाद मेरे साथ रिश्ते को भी जोड़ सकता था, जिसके बाद मैं हमेशा के लिए सिर्फ उसी की होकर रह जाऊंगी। वो मेरे ऊपर अपने नाम की मोहर साबित कर देना चाहता था, ताकि कल को मुझे कटघरे में खड़ा किया जाए तो वो सर उठाकर कह सके कि हाँ, इसके किरदार की गवाही मैं खुद देता हूँ। उसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मेरे होठों पर झुकते हुए अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़कर वो मेरी गर्दन की तरफ झुका था और नरमी से मुझे अपनी बाहों में ले गया था, जबकि मैं काँप कर रह गई थी। मेरा नन्हा सा शरीर बुरी तरह काँप रहा था। खान साहब, बड़ी बेगम, मुझे अभी भी अरीशा आंटी का डर था। किसी के बारे में बात नहीं करोगी तुम?
इस वक्त सिर्फ तुम और मैं, और मुझे खामोश करवाते हुए वो मोहब्बत भरे बादलों की तरह मेरे ऊपर टूट कर बरस रहा था और मुझे अपनी मोहब्बत में समेट लिया था। हम दोनों के बीच रिश्ता बन चुका था, एक ऐसा रिश्ता जो किसी के मिटाने से भी नहीं मिटता। तुम अभी इस बारे में किसी से बात नहीं करोगी। तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें बीवी के हक देकर मैंने तुम्हें पूरी तरह अपना बना लिया है। अब तुम सिर्फ मेरी हो, तुम पर सिर्फ मेरा हक है। लेकिन जब तक खामोश रहना होगा, जब तक कि ठीक वक्त नहीं आ जाता। मुझे खामोश करवाते हुए वो मुझे अपने कमरे से भेज रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि जो हंगामा लिखा जा चुका है वो होकर ही रहेगा। इंसान बस इंतजार करता है, लेकिन कुछ बातें पहले से तय होती हैं, और उस दिन भी ऐसा ही हुआ था। मैं सीढ़ियां उतरते हुए वहां से जा रही थी, जब तक आरिशा आंटी ने मुझे देख लिया था। उस वक्त वो किचन से बाहर निकल रही थी और आरिशा आंटी ने मुझे देखकर अपने कदम रोक लिए थे। मैं उनके बेटे के कमरे से आ रही थी। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उनका दिल चाह रहा था कि वो अभी मुझे बालों से पकड़कर घसीटकर यहाँ लाकर खड़ा कर दे, लेकिन उस वक्त उनके बेटे की बदनामी हो सकती थी। तो सुकून का घूंट भरते हुए वो वहां से चली गई। वो रात भी अजीब रात थी। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन रिश्तों की जोड़ तोड़ में फंस चुकी थी। कबीर मेरा हस्बैंड था, लेकिन यहाँ मैं एक नौकर की जिंदगी गुजार रही थी। मेरी माँ ने बताया था कि मेरा बाप भी इसी घर में रहता है, और जहाँ तक मुझे यकीन था, आहिल खान ही मेरा बाप था। लेकिन मैं खुलेआम अपने बाप से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकती थी। उन्होंने सामने खड़े होकर मुझे अपनी बेटी नहीं कहा था, और दादाजी जो मेरे साथ मोहब्बत भी करते थे, मेरी हर एक ख्वाहिश भी पूरी करते थे, लेकिन फिर भी मुझे वो रिश्ते से नहीं पुकारते थे। और कबीर ने जो कुछ किया उसका बदला इस तरह भुगतना पड़ेगा, मैं नहीं जानती थी। और इसी परेशानी में अगली सुबह मैं बुखार से तप रही थी, जब समन मुझे जगाने के लिए आई थी। लेकिन मैंने समन से कह दिया था कि मैं बुखार की वजह से हवेली के अंदर नहीं जा सकती। नाश्ते की टेबल पर जब दोनों पोर्शन के लोग जमा हुए, तभी आरिशा आंटी ने दादा के सामने ये बात रख दी थी कि उन्हें मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं हूँ। वो चाहती हैं कि मैं जल्द से जल्द इस घर से चली जाऊं। और आहिल खान का रंग उड़ गया था। उनके चेहरे की पीली रंगत को दादा ने पूरी तरह नोट कर लिया था। आरिशा बेटा, ये नाश्ते की टेबल है, यहाँ पर मैं कोई बदतमीजी नहीं चाहता। लेकिन उनके हल्के सख्त लहजे ने भी आज कुछ खास असर नहीं रखा, और आरिशा आंटी बुरी तरह भड़क उठी थी। आखिर आप चाहते क्या है पापा? इस लड़की को लाकर हमारे सर पर डाल दिया है, या फिर इसे यहाँ से किसी के साथ ब्याह कर भेज दीजिए, या फिर हमारे सरों से उतार कर किसी और जगह भेज दीजिए, क्योंकि मैं इस गलती की पोटली को अपने घर पर बर्दाश्त नहीं कर सकती। हमारा खाती है, हमारे घर में बैठी है और हमारे लड़कों पर ताक झांक करती है। कबीर इस वक्त सीढ़ियां उतरकर नीचे आ रहा था। तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ कहो। पापा, मैं जो कहना चाहती हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। मुझे ये लड़की अपने घर में बर्दाश्त नहीं है। इसे यहाँ से निकाल कर चलता करिए। मैं तो ये नहीं जानती कि ये किसका गंदा खून है, इसके चाल चलन कैसे हैं। पूरी हवेली का माहौल खराब करेगी, और आप जानते हैं यहाँ पर जवान लड़के रहते हैं। आरिशा आंटी की बात सुनकर कबीर ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा था। यहाँ पर कौन सा लड़का रहता है मेरे अलावा? क्या आपको अपने बेटे पर यकीन नहीं है? उसने पहली बार किसी बात में हिस्सा लिया था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था कि उसकी माँ मेरे ऊपर ऐसी बातें कर रही हैं। मुझे अपने बेटे पर तो यकीन है, लेकिन उस लड़की पर बिल्कुल भी नहीं है। उम्र के जिस दौर से वो गुजर रही है, उसकी जवानी की ख्वाहिशों को पूरा करना तुम लोगों के बस में नहीं है। तुम उस बद किरदार लड़की के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर सकते हो। अच्छी तरह जानती हूँ मैं ऐसी लड़कियों को, और वो चाहता तो अपनी माँ को रोक सकता था, लेकिन आज वो नहीं चाहता था मुझे वो मुकाम हासिल हो जिसकी मैं हकदार हूँ, जो मुझे होना चाहिए। नेहा आंटी ने भी इस बात पर बढ़ चढ़कर आरिशा आंटी का साथ दिया था, और आहिल खान इस तरह सर झुकाकर बैठे रहे। लेकिन उनकी उभरी हुई नसें और लाल चेहरे से कबीर को अंदाजा हो चुका था कि उनके अंदर कौन सी आग जल रही है। इसलिए कबीर खामोश ही रहा था। बस फाइनल हो गया, अब वो लड़की यहाँ नहीं रहेगी। उसे हम किसी ऑर्फनेज, और आहिल खान उनकी बात पूरी होने से पहले ही उठ खड़े हुए। वो लड़की यहाँ से कहीं नहीं जाएगी भाभी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक वो लड़की यहाँ रहेगी।
और सब लोगों ने पलटकर बेयकीनी से आहिल खान को देखा था। बात मेरी की जा रही थी, इसलिए समन ने फौरन ही मुझे जाकर बता दिया था और मैं चादर लपेटकर हवेली के अंदर आ गई थी। आज मैं इस सारे किस्से को खत्म कर देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं सबको कह दूं कि मैं खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहती। मुझे अब किसी ऑर्फनेज या किसी ट्रस्ट के हवाले कर दें, ताकि कम से कम मुझे हर दिन ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आहिल खान को अपने लिए खड़ा होते देखकर मैं वहीं हैरान रह गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा? पागल हो चुके हो तुम? आरिशा आंटी ने हैरत से आहिल खान को देखा था और नेहा आंटी भी फौरन खड़ी हो गई थी। आप इस लड़की की इतनी साइड क्यों ले रहे हैं? कहीं आप पर भी तो हमदर्दी का भूत सवार नहीं हो गया? हाँ, हो गया है सवार भूत, उसकी हमदर्दी का और उसकी मोहब्बत का भी, क्योंकि वो लड़की भी उतना ही हक रखती है इस घर पर जितना कि बाकी लोग, क्योंकि वो मेरी बेटी है निशा। दादाजी और कबीर ने सर झुका लिया था। मैंने सुकून से अपनी आंखों को बंद कर लिया था। न जाने कितने आंसू टूटकर मेरे गालों पर बह चुके थे। मेरी माँ ने आज तक जिस सच को हमेशा मुझसे छुपाकर रखा था, आज वो ऐसे डंके की चोट पर आया था कि मुझे कुछ बताना ही नहीं पड़ा। नेहा आंटी के हाथ से कब गिरता चला गया। आप होश में तो? उस दिन आहिल खान ने सारा मामला उनके सामने रखते हुए इस बात को मान लिया था कि मैं उनकी बेटी हूँ। जो हैसियत वो मुझे बचपन में नहीं दे पाए, जो मेरी माँ को नहीं दे पाए, अब वो हैसियत वो मुझसे छीन नहीं सकते। और ना सिर्फ आहिल खान की बेटी, बल्कि वो कबीर की बीवी है। और इस घर में सच में तूफान आ चुका था। नेहा आंटी तो फौरन ही अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन आहिल खान अब पीछे हटने वाले नहीं थे। अगर उन्हें एक बार फिर अपनी बेटी के लिए इस घर की कुर्बानी देनी पड़ी तो वो दे देते, लेकिन सच जो भी था उन्हें बता दिया था। और रही बात कबीर की, आरिशा आंटी तो अपने बेटे को घूरते हुए वहां से चली गई थी। वो यकीन भी नहीं कर सकती थी कि साजिश का शिकार उनका बेटा भी बन चुका है। वो पीछे से अपनी माँ के कमरे में गया। मैं इस लड़की को कभी भी नहीं अपनाऊंगी। मैं तो वहीं से पलटकर सीधा सर्वेंट क्वार्टर में चली गई थी। मुझसे ज्यादा देर ये तमाशा नहीं देखा गया। मम्मी, वो लड़की मेरी बीवी है और ये रिश्ता दादा की मर्जी से हुआ है। न सिर्फ मेरी बीवी, बल्कि मेरे चाचा की बेटी भी है। तो फिर मैं क्या करूं? उसे बीवी और चाचा की बेटी होने का हक दूं, उसके साथ रहूं? आरिशा आंटी बहुत दुख में थी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि उनका बेटा भी उनकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला कर सकता है। और दरवाजे में खड़े होकर दादा को देखकर वो उठ खड़ी हुई थी। उन्होंने नाराजगी से मुंह फेर लिया था, लेकिन फिर भी वो दादा की इज्जत करना नहीं भूली थी। वो इस घर की बेटी है और ये रिश्ता मैंने अपनी मर्जी से तय किया है। यकीन रखो, अगर तुम उसे मोहब्बत दोगी तो वो तुम्हें उसके बदले में बहुत ज्यादा मोहब्बत देगी। आज मैं प्यार से समझाकर तुमसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों की खुशियों में खुश होने की कोशिश तो करो। अगर कबीर ने उसे दिल से अपना लिया तो तुम्हारे लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं होनी चाहिए। ये एक बाप की रिक्वेस्ट है तुमसे। दुख भरे लहजे में कहते हुए वो वहां से पलटकर चले गए थे और आरिशा आंटी खामोशी से सर मसलते हुए वहीं बैठ गई थी। जाओ तुम यहाँ से कबीर, मैं भी तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। इस वक्त उनका दिमाग बहुत बुरी तरह खराब हो रहा था। वो नहीं चाहती थी कि कबीर को डांटती, उसको बुरा भला सुनाकर उसका दिल खराब करती। उनका जवान बेटा था और उनके बुढ़ापे का सहारा भी, जबकि दूसरी तरफ आहिल खान ने सब कुछ सच सच बता दिया था। लेकिन उसके बाद उन्हें ना ही अंदाजा था और ना ही परवाह थी कि उनके साथ क्या बर्ताव किया जाएगा। नेहा आंटी तो हत्ते से उखड़ चुकी थी, अपने घर वापस चली गई थी। लेकिन उन्हें यकीन था वो एक न दिन उन्हें मना लेंगे। उस रात वो खुद मेरे पास आए और मेरे हाथों को थाम लिया था। मैंने बुरी तरह अपने बाप के हाथों को झटक दिया था। पापा, आप मेरी माँ के लिए वेल विशर थे, लेकिन मेरे लिए नहीं। आप जानते हैं मैंने और मम्मी ने आपका कितना इंतजार किया। मैं बिल्कुल सच कह रही थी। आहिल खान अपने पछतावे को खत्म करने के लिए चाहे जो भी कर लेते, लेकिन हमारी गुजरी हुई जिंदगी की परेशानियों को खत्म नहीं कर सकते थे। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चे, मैं कमजोर पड़ गया था। मैंने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की थी, लेकिन मोहब्बत को निभाने की हिम्मत मेरे अंदर नहीं थी। उनके आंसू बहने लगे थे और यहीं आकर मैं कमजोर पड़ गई थी। मैं अपनी माँ की तरह बहुत मोहब्बत करती थी अपने बाप से, जिसे आज तक मैंने देखा भी नहीं था। लेकिन फिर भी मेरी माँ ने हमेशा
आहिल खान से मोहब्बत करना सिखाई थी। पापा, अगर आंटी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानी, तो आप मुझे यहाँ से कहीं और छोड़ आना। मैं कबीर की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करूँगी, ये मेरा फ़ैसला था। और आहिल खान अपने फ़ैसले पर कायम थे, जो उनकी बेटी चाहेगी, अब से वैसा ही होगा। और साफ-साफ उन्होंने ये कह दिया था कि अगर कबीर अरीशा आंटी को मना लेगा, तो एक बार फिर से धूमधाम से मेरी शादी करके यहाँ से ले जाएगा, वरना चाहे तो उनकी बेटी को छोड़ देगा। क्योंकि ये नुकसान तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ये नुकसान कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे कि उनकी बेटी एक नौकरानी की हैसियत में ज़िंदगी गुज़ारे, या सारी ज़िंदगी अपनी माँ की तरह घुट-घुट कर मर जाए। जबकि दूसरी तरफ वो पूरी तरह कोशिश कर रहा था आरिशा आंटी को मनाने की, और आखिरकार 2 हफ्तों की कोशिश करने के बाद आरिशा आंटी ने उसे एक मौका देने का सोच लिया था। लेकिन उसे यकीन था कि उसकी छोटी-सी बीवी ज़रूर उसकी माँ का दिल जीत लेगी। दादाजी नेहा आंटी को खुद वापस लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि चाहे जब तक भी आहिल खान को माफ करो, लेकिन तब तक अपने घर में रहो, क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं था अपनी टूटी फूटी फैमिली देखना। और पूरी इज्जत के साथ पापा ने मुझे बिहाकर कबीर के साथ दूसरे पोर्शन में भेज दिया था। मैं बहुत खुश थी। आज के दिन मैंने अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद किया था। अगर मम्मी आज यहाँ होती, तो शायद खुशी के मारे ही मर जाती। मुझे यकीन नहीं था कि आरिशा आंटी का दिल जीत लूँगी, हर एक का दिल जीत लूँगी, क्योंकि मैंने मोहब्बत करना सीखा था। और मोहब्बत के बदले में हमेशा मोहब्बत ही दी जाती है, चाहे फिर देर से ही क्यों ना दी जाए। उस रात मैं पूरे ठाट के साथ उसके बेडरूम में उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। उसका बेड सजा हुआ था। मुझ नाजुक सी दुल्हन को देखकर वो बस मुस्कुराता रह गया। इतनी खूबसूरत हो तुम, मेरा दिल चाहता है बस सारी उम्र तुम्हें बैठकर देखता रहूं, मुस्कुराते हुए मेरी थोड़ी को होठों से छूकर कह रहा था। और मैं मुस्कुराते हुए उसकी बातों पर यकीन रखती थी। मुझे यकीन था अगर वो इंसान मुझे चाहने का इकरार कर चुका है, तो फिर सारी जिंदगी मुझे चाहेगा। बस इसी भरोसे पर मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया था, और मुझे यकीन था कि वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।